Namaskar. Welcome to Mindful Wellness podcast by Mohan Yoga School. Please do subscribe our channel to keep viewing the regular podcast series that we come up with every week. और आज का पॉडकास्ट हम करने वाले हैं शरद ऋतु क्योंकि आ चुकी है, तो शरद ऋतु में हमें अपने स्वास्थ्य का कुछ विशेष ध्यान रखना होता है। वो क्यों और कैसे रखें, क्योंकि आयुर्वेद में भी कहा गया है रोगाणाम शारदी माता। तो ऐसा क्यों कहा गया है कि शरद ऋतु में रोग ज़्यादा हो जाते हैं, वायरल इन्फेक्शंस होने लगते हैं, इम्यूनिटी लो हो जाती है, खांसी ज़ुकाम बुखार, इससे अक्सर लोग परेशान रहते हैं। तो इस सब का क्या उपाय है बचने के लिए, वो हम आज जानेंगे योगा गुरु डॉक्टर मोहन कार्की जी से, जो हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं। नमस्कार डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो मैं शुरू करना चाहूँगी कि आप ये बताइए कि शरद ऋतु में पित्त क्यों हमारा बढ़ जाता है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि हमें सीज़न के हिसाब से अपने लाइफ स्टाइल को कैसे एडॉप्ट करना है, इसके बारे में थोड़ा सा भी चिंतन हो। और आज आपने बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक लिया है। अब इस शरद ऋतु के समय में बहुत सारे लोगों को हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस अक्सर बढ़ जाते हैं। इनफैक्ट कोई भी जब सीज़न चेंज होता है, तो गर्मी से सर्दी हो या सर्दी से गर्मी हो, उस फेज़ में अक्सर हमारा बॉडी का टेम्परेचर भी फ्लक्चुएट करता है। और सुबह का टेम्परेचर अलग, दिन का टेम्परेचर अलग, रात का टेम्परेचर अलग, ये तो होता ही है। लेकिन जो सीज़न चेंज होने के समय में इसका फ्लक्चुएशन का लेवल थोड़ा ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इसके कारण से बॉडी को एडॉप्ट करने में दिक्कत आती है। इसके कारण से बॉडी का जो एक तरह से पहले से एडॉप्टेड जो मैकेनिज़्म है वो पजल्ड होता है, वो कन्फ्यूजन होता है, वो इराटिक होता है। इससे बॉडी सिचुएशन को हैंडल करने के लिए भी अंडर प्रेशर होती है। दूसरी ओर इस सीज़न में अब बरसात ख़त्म होने के बाद अब धीरे धीरे ठंडा मौसम प्रवेश करने वाला होता है। तो इस समय एक तो बरसात के कारण से जगह जगह पानी जमा होता है, उसमें बैक्टीरिया वगैरह पनप रहे होते हैं। इस समय इवन मस्किटो से लेकर के कई इस तरह के हार्मफुल इंसेक्ट से लेकर के बैक्टीरियाज वगैरह भी पनपे होते हैं, और ये कांस्टेंट अटैक कर रहे होते हैं शरीर के ऊपर, चाहे भोजन के माध्यम से हो, चाहे श्वास के माध्यम से हो, चाहे पानी के माध्यम से हो, क्योंकि पॉल्यूशन लेवल इस समय थोड़ा सा बढ़ा हुआ होता है। ये प्रॉब्लम का कारण बनता है। और दूसरी ओर जो बॉडी अब बारिश के समय में एक तो ठंडा फील होता है, कुछ समय के बाद जैसे धूप आ गया बिल्कुल वो भाप बन करके ह्यूमिड बन जाता है, फिर शाम को जाते जाते ठंडा हो गया। तो इस तरीके का सिचुएशन में बॉडी उसको हैंडल करने के लिए फिर उसका मेटाबॉलिक एक्टिविटी जब तेज़ होने लगता है तो अंदर से हीट पैदा हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो सिचुएशन चेंज हो रहा है, उसको अडॉप्ट करने के लिए मेटाबॉलिक एक्टिविटी बढ़ रहा है। और फिर उसके हिसाब से फिर उसको कूल डाउन करने के लिए अगर हमने प्रॉपर मेजर ना करके ड्रास्टिक मेजर ले लिया तो इमीडिएट कोल्ड पकड़ेगा। अगर नहीं करा तो फिर वो बॉडी के अंदर बिल्कुल पित्त का प्रकोप बढ़ करके उसके फिर साइड इफ़ेक्ट होने लग जाएंगे। तो इसमें बिल्कुल ही मिडिल पाथ अडॉप्ट करना पड़ता है। तो इसीलिए ऐसे सिचुएशन में हमें होलिस्टिक साधना को अपना करके चीज़ों को हैंडल करना ज़रूरी है। और योग और जो नेचुरल लाइफ स्टाइल है, आयुर्वेदिक लाइफ स्टाइल है, इसके लिए बहुत ही कंपैटिबल है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जी, तो मैं समझ रही हूँ कि अभी बरसात का मौसम जाके चुका है, तो ह्यूमिडिटी है मौसम में, और बरसात के बाद की धूप बहुत तेज़ होती है कहते हैं। तो वो दोनों जब कंबाइन होते हैं, बहुत तेज़ी हीट सन की और ह्यूमिडिटी, तो उससे हमारे शरीर में भी गर्मी और ज़्यादा पैदा होती है और पित्त प्रधान हमारा शरीर हो जाता है। तो नेचर ने भी कुछ ऐसे उपाय बनाकर दिए हैं जो हम इस समय
इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि शरद पूर्णिमा आती है शरद ऋतु की शुरुआत में, और शरद पूर्णिमा का बहुत महत्व है, वो हम आपसे जानना चाहेंगे कि वो क्या है। देखिए, जो पूर्णिमा का समय है, उस समय पूर्णिमा का मतलब ही फुल मून का अवस्था है ना। तो इस समय जो हीटिंग इफ़ेक्ट बढ़ा हुआ था, पित्त का प्रकोप बढ़ा हुआ था, उसको कूल डाउन करना आवश्यक था। तो इस समय पूर्णिमा के समय में चाँद का जो एक तरह से प्रकाश है, उससे अपने आप को हम एक तरह से हील कर सकते हैं, एक रिचार्ज कर सकते हैं। रिचार्ज करके इनफैक्ट मून लाइट में रिचार्ज करने के लिए मून बाथ भी करते हैं। इसी तरह से खीर से लेकर के कई चीज़ें, जो खाने पीने की चीज़ों को, पानी को भी चार्ज करा जाता है मून लाइट से, उसको चार्ज करके प्रयोग करते हैं। तो शरीर का एक तरह से जो बढ़ा हुआ पित्त है, उसको कम से कम समय में न्यूट्रलाइज किया जा सकता है। इस हिसाब से तो शरद पूर्णिमा के समय में इन चीज़ों का प्रयोग होता है। ऐसे भी पूर्णिमा के समय में फुल मून का जो समय है अपने आप में महत्वपूर्ण होता है। हमारे शरीर के अंदर लगभग 70% के करीब तो पानी का मात्रा होता है। आपने कभी ऐसे अनुभव करा हो, पूर्णिमा के समय में कभी समुद्र के किनारे जाकर के आपने ऑब्जर्व किया हो, तो पानी का जो वेव है ना, पूर्णिमा के समय में बहुत ऊपर तक पहुंचता है। तो उसमें एक तरह से कॉस्मिक एनर्जी में भी चेंजेज आ रखा होता है उस समय। तो उसमें वाटर एलिमेंट बहुत ज़्यादा ओवर एक्टिव होता है पूर्णिमा के समय में, ऐसे स्टडीज़ कहते हैं। और हमारे शरीर में भी, क्योंकि 70% के करीब पानी का मात्रा है, इसका एक तरह से फ्लक्चुएशन आ रहा होता है। तो इसको भी हम मेंटेन कर सकते हैं। इसके लिए हम फुल मून मेडिटेशन कर सकते हैं, फुल मून बाथ कर सकते हैं, या मून रिचार्ज वाटर से लेकर के दूध या खीर का प्रयोग कर सकते हैं। ये चीज़ें जो बॉडी में बढ़ते हुए पित्त को कंट्रोल करते हुए हेल्थ को स्टेबलाइज करने में हेल्प करेगा। जी यहाँ पे जानना चाहूँगी कि क्या कुछ स्पेसिफिक प्राणायाम हैं जो हमारे पित्त को शांत करने के लिए हम कर सकते हैं? ऐसे एक प्राणायाम है जिसको हम नाड़ी शोधन कहते हैं। ये ओवरऑल बैलेंसिंग प्राणायाम होता है, डिटॉक्स के साथ साथ बैलेंस करता है। इसके अलावा बढ़े हुए पित्त को इमीडिएट कंट्रोल करने के लिए चंद्रवेदी प्राणायाम या शीतली प्राणायाम का प्रयोग हम ज़्यादा करते हैं, क्योंकि ये डायरेक्ट कूलिंग इफ़ेक्ट्स के लिए हैं। लेकिन उसके साथ साथ नाड़ी शोधन का अभ्यास नियमित कर लें तो ये फ्लक्चुएशन ज़्यादा कभी नहीं बढ़ पाएगा। हमेशा एक तरह से बॉडी का इंटरनल कंडीशंस ऑप्टिमाइज स्टेट में ही बना रहे, इस बात को हम सुनिश्चित कर सकते हैं। तो समग्र में ये कह सकते हैं कि अगर बहुत ज़्यादा पित्त का प्रकोप है तो शीतली शीतकारी प्राणायाम करें। अदरवाइज आप नाड़ी शोधन प्राणायाम का 15 मिनट का 10-15 मिनट से लेकर 20 मिनट तक का कोर्स रूटीन में कर लें तो आपका जो पित्त का प्रकोप है इस सीजन के समय में अक्सर बढ़ता है, उसको आप कंट्रोल कर पाएंगे। हाँ, इसके साथ साथ आप रूटीन में कम से कम सीजन में एक बार यौगिक प्रैक्टिस में किए जाने वाले षटकर्म का अभ्यास भी करें तो वो हेल्प करेगा। जी, आप थोड़ा सा एक्सपैंड करके बताएंगे षटकर्म में क्या है? क्लेंजिंग किस तरह से हम इंटरनली शरीर की क्लेंजिंग कर सकते हैं? बिकॉज़ सफाई तो सबसे पहले ज़रूरी है, तभी हम जो और सब खान पान में चेंजेस लाएंगे या प्राणायाम करेंगे, उस सब का असर अच्छी तरह से तभी हो पाएगा शरीर पे। तो आयुर्वेद में भी शोधन के ऊपर बहुत बल दिया गया। आयुर्वेद में पंचकर्म साधना किया जाता है, वो शोधन की क्रियाएं हैं। इसी तरह से योग में प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति में भी इसको एडॉप्ट किया जाता है। ये षटकर्म का बहुत प्रमुखता से प्रयोग किया जाता है। तो षटकर्म के अंदर शोधन के लिए नेति, धौती, नौली, वस्ती, कपालभाति और त्राटका, इस तरह से 6 क्रियाओं का अभ्यास होता है। और इसके भी कई अलग अलग तरीके होते हैं।
जैसे नीति का भी जल नीति, सूत्र नीति का प्रयोग होता है। अगर हम धौती क्रिया करते हैं तो धौती में भी अंत धौती, हृदय धौती, दंत धौती, मूल शोधन करके ऐसे 4 भाग में इसको डिवाइड करके देखा जाता है, अध्ययन किया जाता है या प्रैक्टिस किया जाता है। अब अंतर्धौती का अभ्यास देखते हैं तो उसमें वातसार धौती, वारिसार धौती, वानिसार धौती, बहिष्कृत धौती करके 4 प्रकार अभ्यास किए जाते हैं। और हृदय धौती में दंड धौती और हृदय धौती और वस्त्र धौती और तीसरा धौती कौन सा है, वस्त्र धौती और दंत धौती और एक तीसरा मेरे को याद नहीं आ रहा है। और इसी तरह से मूल शोधन की क्रियाएं हैं। तो ये सारे मिला करके ये धौती के क्रियाएं होते हैं जो हमारे पूरे फूड पाइप को कंप्लीट सफाई करने के साथ साथ हमारे इंटरनल सिस्टम को एक तो मजबूती भी देते हैं। इसी तरह से नेति धौती नौली क्रियाएं हैं, एब्डोमिनल रीजन के सभी मांसपेशियों को ताकत भरने का काम करता है सफाई के साथ साथ। और वस्ती है, कोलन क्लीनिंग के लिए प्रयोग किया जाता है। और कपालभाति, कपाल एक्चुअली मस्तिष्क को शोधन करने के लिए मुख्य रूप से लंग्स को प्यूरिफाई करते हुए, ऑक्सीजन लेवल को, ऑक्सीजन एब्जॉर्प्शन को इम्प्रूव करते हुए ब्रेन तक क्लींजिंग इफेक्ट ले आने का अभ्यास होता है कपालभाति। और अंत में त्राटक साधना किया जाता है जो कंसंट्रेशन के साथ स्पेशली आँखों को फोकस करते हुए आई से कनेक्टेड जो नस नाड़ियाँ हैं उनको रेजिस्टेंस दे करके मजबूत भी कराएगा। दूसरी ओर हमारे इंद्रियों के जो डिस्ट्रैक्शन है उसको कंट्रोल करते हुए एकेंद्रिय बनाने में काम करेगा, जिससे इंद्रियों का जो एक तरह से जो डिस्ट्रैक्शन आता है, इंद्रियों का जो एक तरह से इसको एक शब्द प्रयोग करते हैं हम इंद्रिय आहार या इंद्रिय का जो अटैचमेंट है उसको हम कंट्रोल कर पाते हैं, तो हम फिर सेल्फ कंट्रोल के अवस्था में आते हैं। तो ये सारे षटकर्म के क्रियाएं अगर हम रूटीन में करते हैं, इसमें कई सारे क्रियाएं थोड़ा सा कठिन है, लेकिन ज़्यादातर क्रियाएं उतना ज़्यादा मुश्किल भी होते नहीं, आसानी से रूटीन में घर में कर सकते हैं। जैसे नीति क्रिया हम एवरीडे कर सकते हैं, धौती की क्रियाएं हम वंस इन अ वीक आराम से कर सकते हैं, और वस्ती क्रिया जो होता है वो वंस इन अ मंथ करने से काम चल जाता है। त्राटक हम रोज़ कर सकते हैं, कपालभाति एवरीडे कर सकते हैं। इस तरह से ये सारे अभ्यास अगर हम सुपरविज़न में रह कर के कर लें तो ज़्यादा आसान रहता है, क्योंकि शुरुआती समय में थोड़ा एक तरह से एडेप्टेशन चाहिए होता है। वंस यू लर्न इट फ्रॉम गुरु यू कैन प्रैक्टिस इट अलोन एट होम विदाउट टेकिंग मच टाइम। थोड़ी देर में ही हो जाता है, जैसे जल नीति क्रिया करनी है तो 2-4 मिनट में हो जाता है। तो इतना आसान क्रियाएं हैं, बस रूटीन में ले आने की बात है जी। और आपने बिल्कुल सही कहा कि शुरू में किसी गुरु के साथ फिज़िकली प्रेजेंट होकर वहीं पर सीखें उनके सानिध्य में, और उसके बाद अपने आप अपने घर में ये क्रियाएं कर सकते हैं। कुंजलन, शंख प्रक्षालन भी इन्हीं में से है सर, जैसा आप बताते हैं, तो वो भी लोग अपने आप अपने घर में कर सकते हैं सीखने के बाद। तो ये तो सब आपने बताया, इसके साथ ये भी बता दीजिए, क्योंकि लोगों को जनरली होता है कि हम डाइट में क्या खा सकते हैं, क्या खाएं और क्या ना खाएं, ये द्वंद्व हमेशा चलता रहता है सबके मन में। सीजनल जब चेंज होता है, तो आप थोड़ा सा बताइए कि ये इस समय पित्त को शांत करने के लिए किस प्रकार का आहार ठीक रहेगा। हाँ, तो ये एक तो हमें ये देखना है कि सीजनल और रीजनल चीज़ें अच्छे होते हैं। जो भी आप जहाँ जिस एरिया में रहते हो उस एरिया में जो चीज़ उपलब्ध होता है तो वो उस एरिया के लिए ज़्यादा उपयोगी होता है। और क्योंकि उस एरिया का जो भी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है, उस एनवायरनमेंट को टैकल करते हुए, झेलते हुए खाने के चीज़ें वो उगे हुए हैं, तो वो आपको भी उस एनवायरनमेंट को झेलना है, गर्मी हो या सर्दी हो। तो जो भोजन की चीज़ें हैं उस एरिया में, उस एनवायरनमेंट में पहले से ही उगे हुए हैं तो ये एडेप्टेशन आसान होगा।
एक तो ये चीज़ ध्यान रखना है। दूसरी बात, कई लोग दूर दूर से मंगा करके ले करके खाते हैं, मल्टीपल चीज़ें होते हैं, उसके नाम में जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन वो जो दूसरे जगह से आने वाले चीज़ें उसको ले आने के लिए बहुत पहले ही तोड़ना पड़ता है और उसके बाद उसको प्रिजर्व करके रखना है। उसके प्रिजर्वेटिव का भी कई चीज़ों में प्रयोग हो जाता है और उसको ले जाने का, स्टोरिंग करने का, वो कॉस्ट के कारण से वो महंगा दिखता है, लेकिन महंगा होने का मतलब ये नहीं कि वो हेल्थ के हिसाब से हमेशा उतना हितकारी होगा। तो उसके कॉस्ट इन्वॉल्व है, इस वजह से महंगा है। तो ऐसे चीज़ों में भी नहीं जाना है। तो आप क्या कर सकते हैं, आप जहाँ भी रहते हैं उस एरिया में उपलब्ध होने वाले फ्रूट्स और वेजिटेबल्स और अंकुरित अनाज, इन चीज़ों को रूटीन में प्रायोरिटी में रखिए। जैसे अभी पित्त का प्रकोप बड़ा होता है तो आप नारियल पानी रूटीन में ले सकते हो। खीरा, प्याज, टमाटर, मूली, गाजर जैसी चीज़ें जो सैलेड के रूप में उपलब्ध होते हैं, ये अक्सर पित्त को शांत करने के लिए हेल्प करते हैं। और इस समय सिट्रस फ्रूट्स ये सदाबहार रहते हैं, ज़्यादातर सिट्रस फ्रूट। आप सुबह सुबह नींबू पानी लेने का आदत बना लें तो ये पित्त को कंट्रोल करने में हेल्प करता है, इसका तासीर ठंडा रहता है। तो इस तरह से अपने खाने के चीज़ों को प्लान करें तो पित्त के प्रकोप से आपको परेशानी नहीं होगी। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत अच्छे से आपने आज समझा दिया है कि इस शरद ऋतु में किस प्रकार हम अपने स्वास्थ्य को ठीक रख सकते हैं, खांसी ज़ुकाम से बार बार परेशान नहीं होना है और सही खाना है, क्लेंजिंग करनी है, प्राणायाम करते रहना है, एक्सरसाइज आसन करते रहना है, योग से जुड़े रहना है अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए। हमारे चैनल को देखते रहिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड कमेंट करना भी ना भूलें और अपने सभी प्रियजनों के साथ हमारे पॉडकास्ट को शेयर करें। मैं मोहन जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ ये सब इन्फॉर्मेशन हमें देने के लिए। और यहीं पर समाप्त करते हुए जब तक हम फिर मिलते हैं तब तक के लिए नमस्कार।